हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कोष की जो जीव होते हैं वो अमर कहलाते हैं क्यों। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी यदि जीव है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी यदि सजीव जीवधारी है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 4 अवस्थाएं आती है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती थी? पहली हमने जो आपको बताई थी किशोरावस्था, जिसको कि जुवेनिलिटी स्टेज कहते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज कौन सी थी? परिपक्वता या मैच्योरिटी स्टेज। इसके बाद देखिए तीसरी स्टेज कौन सी थी? जीर्णता या आयु वृद्धि। और चौथी कौन सी थी? मृत्यु। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि पर्टिकुलर कोई भी जीवधारी हो तो उसकी जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, क्या है? एक अपवाद है कि जो भी एक कोष की जीव होते हैं, ठीक है, यानी जो भी यूनिसेलुलर जीव होते हैं, तो एक कोष की जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं, यानी उनकी मृत्यु जो होती है वो नहीं होती है। तो एक कोष की जीव क्या होते हैं? अमर कहलाते हैं। अब एक कोष की जीव अमर क्यों कहलाते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, जो एक कोष की जीव होते हैं, देखिए जितने भी एक कोष की जीव हैं, जो भी यूनिसेलुलर, चाहे वो एल्गी हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, जो भी यूनिसेलुलर यानी कि जो भी एक कोष की जीव होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। ये अमर क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या, देखिए इनमें क्या होता है? द्विविखंडन होता है। क्या होता है? इनमें द्विविखंडन होता है। और द्विविखंडन को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। तो देखिए, जिनमें ऐसे सभी जीव जिनमें कि क्या होता है? बाइनरी फिजन या द्विविखंडन होता है, वो जीव क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। जैसे कि जो भी एक कोष की जीव होते हैं, इनमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, यानी कि द्विविखंडन होता है। तो बाइनरी फिजन के कारण ये जीव क्या होते हैं? एक कोष की जीव जो होते हैं ये अमर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक मृत्यु है वो नहीं होती है। देखिए, जैसे जो द्विविखंडन है, बेसिकली यदि हम बात करें जो भी एक कोष की जीव, चाहे वो अमीबा हो आपका, इसके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो शैवाल हो आपका, ये सभी क्या होते हैं? अमर कहलाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है? द्विविखंडन होता है। और द्विविखंडन जिनमें होता है उनमें जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोई भी यहाँ पे पेरेंट सेल है, ठीक है, यानी कि जनक सेल है हमारे पास। यहाँ पे कोई भी क्या है? यहाँ पे जनक सेल है, यह पेरेंट सेल है। तो जनक सेल क्या होती है? यहाँ पे जो जनक सेल डिवाइड होती है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन में क्या होता है कि कोई भी जीव जो होता है वो विभाजित होकर के अपने ही समान 2 नए जीवधारियों को पैदा कर देता है, ठीक है, यानी कि उत्पन्न कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पेरेंट सेल है यानी कि जो जनक सेल होती है, मान लीजिए यहाँ पे जनक अमीबा है, ठीक है, तो देखिए ये जो जनक अमीबा है ये बाइनरी फिजन इनमें होगा, यानी कि इसमें जब द्विविखंडन होगा तो ये जो एक अमीबा है ये विभाजित होकर के क्या हो जाएगी? 2 अमीबा बन जाएगी, 2 पुत्री अमीबा बन जाएगी। तो देखिए, इस अमीबा से क्या होता है? यहाँ पे 2 पुत्री अमीबा बन गए, ठीक है, यानी यहाँ पे एक जनक अमीबा से क्या बन गया? ये जो दोनों सेल बनी है ये क्या बन गई? पुत्री अमीबा, या इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो देखिए, जो पुत्री अमीबा बनी है यहाँ पे, तो ये जो 2 पुत्री अमीबा बनी है, क्योंकि यहाँ पे जो जनक अमीबा है, ठीक है, वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, ठीक है। देखिए, जो जनक अमीबा है ये पुत्री अमीबा को उत्पन्न कर देता है, यानी ये जो जनक पूरा का पूरा जो जनक जीव होता है वो पुत्री कोशिकाओं की तरह क्या कर देता है? कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यानी जो पुत्री कोशिका होती है वो पूरी की पूरी जो है जनक कोशिका का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो भी एक कोष की जीव होते हैं ये अमर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा अमीबा के अलावा जो भी बैक्टीरिया है ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? सभी एक कोष की या यूनिसेलुलर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके चैप्टर 1 में जो है कैलोजिन प्रोटीन का जिक्र है। तो देखिए, आपको कैलोजिन प्रोटीन के बारे में बताते हैं। देखिए, कैलोजिन प्रोटीन क्या होती है? जो कैलोजिन प्रोटीन होती है बेसिकली ये बॉडी का सबसे ज्यादा भाग बनाती है। देखिए, यदि कैलोजिन प्रोटीन की बात की जाए तो देखिए, जो कैलोजिन प्रोटीन है, देखिए जो कैलोजिन प्रोटीन होती है यह बॉडी का 40% से ज्यादा भाग बनाती है, ठीक है, यह बॉडी का
40% से ज़्यादा भाग बनाती है। और जैसे जैसे ये कैलोजिन प्रोटीन जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है मानव के, तो ये कैलोजिन प्रोटीन की मात्रा में क्या होती है, कमी आती जाती है। और जो कैलोजिन प्रोटीन है इसकी मात्रा में जब कमी आती जाती है तो इसी कारण से क्या होता है कि जब आदमी बूढ़े होने लगते हैं या कि जब आयु वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा जीर्णतावस्था आने लगती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि चेहरे पर क्या पड़ने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, कैलोजिन प्रोटीन के कारण ही होता है। इसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे, इसके बाद देखिए एक और टॉपिक है जनन या रिप्रोडक्शन। देखिए जनन या रिप्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो बेसिकली जनन के अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद जनन है। और बेसिकली जनन की यदि बात करें तो कोई भी यदि जीव है, और यदि वो सजीव जीव है, ठीक है, यदि वो लिविंग जीव है, यदि जनन की बात करें तो देखिए जितने भी जीवित जीवधारी हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, जो भी लिविंग जीवधारी हैं, देखिए इनमें क्या होता है, अपने आप में एक क्षमता होती है, ठीक है, अपने ही समान बच्चे को या अपने ही समान यदि कोई प्लांट है तो उसको पैदा करने की क्षमता होती है। और यही गुण क्या कहलाता है, उनका जनन कहलाता है। देखिए जनन में क्या होता है, कोई भी जीव जो है वो अपने समान बच्चे को जन्म देता है और वो बच्चा जो होता है उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के बाद क्या होता है कि उनमें धीरे धीरे क्या आती है, लैंगिक परिपक्वता आती है, यानी जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो चीजें हैं वो क्या होती है, रिलीज होने लगती है वहां पे, ठीक है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है उसका निर्माण होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी भी यही अवस्था होती है, आयु वृद्धि होती है और जीर्णता प्रवस्था आती है, और उसके बाद उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर उस प्रकार से आगे इनकी निरंतरता जो है वो क्या होती है, बनी रहती है। देखिए जनन की बेसिकली यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो जनन के उद्देश्य समझते हैं कि जनन का उद्देश्य यहाँ पे क्यों जरूरी है और बेसिकली जनन जरूरी क्यों है। तो देखिए यदि जनन के उद्देश्य की बात की जाए तो जनन के बेसिकली यहाँ पे 3 उद्देश्य हैं। देखिए जनन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए पहला तो क्या होता है कि जीवों का विकास, ठीक है, या जीवों की निरंतरता कह सकते हैं, जीवों में निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी। कोई भी जीव है तो यदि जीवों में जनन होता है तो जीवों में जनन के परिणाम स्वरूप ही क्या बना रहता है, जीवों में क्या होती है, उनकी निरंतरता बनी रहती है। क्योंकि एक कोई भी मान लीजिए यदि हमारे पास कोई भी यदि यहाँ पे पेरेंट सेल होती है वो क्या होती है, विभाजित होकर के पुत्री सेल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से यदि वो पुत्री सेल है वो भी बड़ी होकर जनक का रूप लेंगी और वो भी क्या करेंगे, बाद में डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से जो एक जीव होता है वो अपने से पुत्री जीवों का निर्माण करता जाता है और इसी प्रकार से क्या होता है, यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो जनन का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, जीवों में निरंतरता बनी रहती है, यानी इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है। इसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा उद्देश्य क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जीवों में विभिन्नता, या इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो देखिए जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो केवल और केवल किसके कारण उत्पन्न होती है, जनन के कारण ही संभव होती है। देखिए यदि जनन की बात की जाए तो जनन में क्या होता है कि जो भी जीव बनते हैं उनमें क्या होता है, यदि हम बेसिकली बात करें लैंगिक जनन की या जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आपस में 2 युग्मक मिलते हैं। तो 2 युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और दोनों जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसमें से क्या होता है कि जब 2 युग्मक आपस में अलग अलग मिलेंगे तो उससे क्या होता है कि एक नए युग्मज का निर्माण होता है। तो जो नया युग्मज बनता है उसमें कुछ लक्षण क्या होते हैं, एक युग्मक के होते हैं और कुछ लक्षण जो है वो दूसरे युग्मक के होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें क्या होता है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होना भी क्या है, जनन का ही उद्देश्य है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए जीवन या लाइफ, तीसरा उद्देश्य क्या है, जीवन या लाइफ। तो यदि हम कह सकते हैं कि यदि जीवन जो संभव है तो किसके कारण ही संभव है, जनन के कारण ही संभव है। और यदि जनन नहीं होता तो आगे चल के क्या होगा, जीवों का विकास नहीं होगा और जनन की प्रक्रिया या जीवन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। तो देखिए जनन के बेसिकली 3 उद्देश्य होते हैं और तीनों आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाता है बार बार। देखिए इसके बाद यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो जनन के यहाँ पे उद्देश्य तो हो चुका है। अब देखिए जनन के जो प्रकार होते हैं उसको यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए जनन के जो प्रकार होते हैं,
देखिए यदि जनन के प्रकार की बात की जाए या रिप्रोडक्शन जो है, तो जनन बेसिकली जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी पहला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, और देखिए दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, देखिए जो लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, अलैंगिक जनन की, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए जो अलैंगिक जनन होता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो समझिए जो अलैंगिक जनन होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है अलैंगिक, यानी इसमें किसी भी प्रकार के लिंग का समागम आपस में नहीं होगा, ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन होता है या इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पे जो लिंग है आपस में उनका मिलना किसी प्रकार का नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई भी जीव जो है उसमें या तो वो विभाजित होकर के अपने समान दूसरे जीवों का निर्माण कर लेगा, या कि उसमें क्या होगा, कई सारी विभिन्नताएं उत्पन्न होगी जिसके परिणाम स्वरूप नया जीव बन जाता है। अब देखिए अलैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो अलैंगिक जनन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए इसकी कुछ विशेषताएं होती है जो आपको याद रखनी है। तो अलैंगिक जनन की यदि विशेषताएं देखें तो देखिए अलैंगिक जनन की विशेषताओं में क्या है, जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, इसमें कोई भी आपस में यहाँ पे लिंगों का समागम नहीं होता, यानी यहाँ पे आपस में किसी प्रकार के लिंग नहीं मिलेंगे। देखिए यदि इसकी विशेषताएं देखें अलैंगिक जनन की, तो सबसे पहली बात क्या होती है इसमें कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जीव, यानी कोई भी यदि पेरेंट जीव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेरेंट जीव है, ठीक है, कोई भी पेरेंट जीव जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी जनक जीव होता है, यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जनक सेल है। तो जो जनक सेल होती है यानी पेरेंट सेल जो होती है, ये जनक सेल क्या होती है, इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में कोई एक जीव, यानी कोई हम कह सकते हैं एक जनक जो है वो विभाजित होकर के अपने ही समान दो जनकों का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जनक सेल है वो विभाजित होकर के, पहली विशेषता यही है कि कोई भी जो एक एकल जीव होता है वो विभाजित होकर के अपने समान दो नए जीवों का निर्माण करता है। तो ये पहली विशेषता होती है किसकी, अलैंगिक जनन की या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए इसमें जो जनक जीव होती है वो विभाजित होकर के अपने ही समान, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही, यानी अपने ही समान क्या होती है, दो नए जीवों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये जनक जीव चूंकि निर्माण की है किसका, पुत्री जीवों का, से क्या बन गई, पुत्री सेल बन गई। तो देखिए यहाँ पे पहली विशेषता क्या है कि कोई भी एकल जीव या कि कोई भी जनक जीव जो है वो विभाजित होकर के अपने ही समान दो पुत्री सेल का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो जनक जीव से जो पुत्री जीव बनी है, ठीक है। देखिए दूसरी विशेषता इसकी क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो जनक जीव से जो पुत्री जीव बनी है तो ये अपने आप में भी समान होती है, यानी ये जो दोनों पुत्री जीव बने हैं ये दोनों आपस में भी समान होते हैं, यानी ये जो पुत्री जीव बनी है और ये पुत्री जीव जो बनी है दोनों आपस में क्या है, इक्वल यानी कि समान है, और ये अपने जनकों से भी समानता रखती है। यानी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये यदि यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड है यानी गोलाकार है, तो ये यहाँ पे जो जनक जीव है वो भी क्या है, गोलाकार है। तो देखिए यहाँ पे जो भी पुत्री जीव या कि जो दोनों पुत्री जीव बनी है ये अपने जनकों से समानता रखती हैं और ये अपने आप में भी समान होती है, यानी ये जो दोनों के दोनों पुत्री जीव बने हैं ये आपस में भी समान है और ये अपने जनकों से भी क्या करती है, समानता रखती है, ठीक है। ये थी इसकी दूसरी विशेषता। अब देखिए इसकी तीसरी विशेषता यदि देखें तो क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए युग्मक का निर्माण यहाँ पे नहीं होता, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार के यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो गैमेट होते हैं, युग्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गैमेट बोलते हैं। तो देखिए गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये है किसकी, अलैंगिक जनन की ये तीसरी विशेषता है। अब इसके बाद देखिए चूंकि जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होता तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो इसमें क्या होता है, निषेचन किसी भी प्रकार का नहीं होता है, तो निषेचन नहीं होता। ये चौथी विशेषता किसकी, अलैंगिक जनन की, कि इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है,
ठीक है। जो युग्मक का निर्माण इसमें किसी भी प्रकार का नहीं होता है और साथ ही साथ इसमें निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इसमें कोई पुत्री सेल जो है वो जनक सेल से बनती है, यानी जनक सेल इसमें सीधे विभाजित होकर के अपने समान क्या होता है, पुत्री सेल का निर्माण कर देता है। तो चूंकि यहाँ पे किसी प्रकार के युग्मक के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और देखिए इसमें निषेचन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो इसमें जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए इसमें जो पांचवा पॉइंट है इसमें वो बेहद जरूरी है। यहाँ पे देखिए जो पांचवा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पांचवा पॉइंट होता है वो क्या है कि इसमें किसी प्रकार का, इसमें देखिए क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जो पूरे के पूरी अलैंगिक जनन होती है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है समसूत्री विभाजन, तो यानी यहाँ पे सूत्रों का जो विभाजन है वो समान रूप से होगा। देखिए समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो जो माइटोसिस होती है यानी समसूत्री जो विभाजन है, तो माइटोसिस डिवीजन जो पूरा का पूरा होता है इसमें क्या होता है, किसी प्रकार से जो सेल होती है उसका समान रूप से विभाजन होता है। जैसे यहाँ पे समझिए कोई भी एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल से यहाँ पे देखिए क्या बनेंगे, समान रूप से विभाजन होगा। यानी यहाँ पे कोई एक सेल है तो एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर 2 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कोई भी एक सेल है तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सेल है तो विभाजित होकर के 2 सेल बनाएगी, और जो 2 सेल हैं ये पुनः विभाजित होकर के 2 और नई सेल बनाएगी, यानी यहाँ पे 2 सेल से 4 सेल बन गई। तो इस प्रकार से जो समसूत्री विभाजन होता है ये समान प्रकार का विभाजन होता है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी कोशिका विभाजित होकर के बहुत जल्दी गुणन करने लगती है। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन कैसा होता है, एक तीव्र विभाजन होता है। यानी यहाँ पे देखिए एक सेल से 2 सेल बन रही है, ठीक है। एक सेल से कितनी सेल बन रही है, 2 बन रही है। 2 से कितनी बन रही है, 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस प्रकार से यहाँ पे विभाजन क्या हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। यानी यहाँ पे कोई मान लीजिए एक पेरेंट सेल है तो एक पेरेंट सेल से यहाँ पे देखिए कई सारी पेरेंट सेल का निर्माण हो रहा है। तो एक से चूंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी देखिए कितने सारे सेल बन रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इस प्रकार से देखिए छठवां पॉइंट क्या है, इसमें जो गुणन होता है वो तीव्र होता है। इसमें जो गुणन होता है यानी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, गुणन जो है तीव्र होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन कैसा होता है, समान प्रकार का विभाजन होता है। यानी यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8। तो इस प्रकार से चूंकि समसूत्री विभाजन जिसमें होता है उसमें गुणन तीव्र होता है। तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, लैंगिक जनन जो होता है इसमें हम एक ही कम समय में अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।